क्या आपने कभी ऐसी आजादी देखी है जहां की जनता खुद चिल्ला चिल्ला कर कहे हमें इस आजादी से मुक्ति चाहिए? आज मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर और रावलकोट तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि गोलियों की गड़गड़ाहट और चीख पुकार गूंज रही है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे खूनी संघर्ष में दर्जनों बेकसूर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंटरनेट पूरी तरीके से ठप है, सड़कों पर मिलिट्री का पहरा है और जनता जनता के ऊपर तो बेरहमी से क्रैकडाउन किया जा रहा है। पिछले 2 महीनों से पीओके धधक रहा है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि कम से कम 40 लोग मारे जा चुके हैं। स्थानीय अनुमान तो ये आंकड़ा 50 से ऊपर बता रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की लोगों पर सख्ती लगातार बढ़ रही है। खुद संयुक्त राष्ट्र भी पाकिस्तानी सेना के दमन पर सवाल उठा चुका है। और भारत के लिए ये खबर सिर्फ पड़ोसी देश की अंदरूनी खबर नहीं है, क्योंकि आजादी के दिन से ही भारत पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मानता आया है। तो जब वहां चीखें उठती हैं, तो भारत के लिए चुप्पी रखना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है। अब सवाल उठता है, आखिर पीओके में बार बार ये उबाल क्यों आ रहा है? इसका इतिहास क्या है और यहाँ की सरकार चलती कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ के लोग असल में क्या मांग कर रहे हैं? आज हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। अगर आप यूपीएससी या एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि अक्सर ही एग्जाम्स में पीओके से जुड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए अपनी नोटबुक लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको वो 5 जरूरी पॉइंट्स भी बताएंगे जिन्हें आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट की स्पेशल वीडियो सीरीज दुनिया डिकोडेड। पीओके के इतिहास की कहानी शुरू होती है 1947 से। अंग्रेजों से आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का फैसला लिया, लेकिन उनका आजाद रहने का ख्वाब सिर्फ 73 दिन तक ही चला। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान सपोर्टेड कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर अचानक हमला बोल दिया। जान बचाने और अपनी रियासत को बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह दौड़े दौड़े भारत सरकार के पास आए। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत मदद को तैयार भी हो गया, लेकिन भारतीय लीडरशिप और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ तौर पर कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर का भारत में कानूनी विलय नहीं हो जाता है, तब तक कश्मीर में सेना भेजना मुमकिन नहीं है। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर कानूनी और संवैधानिक रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना ने श्रीनगर एयरबेस पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया। फिर शुरू होती है भारत पाकिस्तान के बीच पहली जंग, जिसे आज हम 1947-48 के युद्ध के तौर पर जानते हैं। वहीं इस जंग में जब तक भारतीय सेना हमलावरों को खदेड़ रही थी, तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया। इसी अवैध रूप से कब्जा किए गए हिस्से को आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके या कहें आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के रूप में जानते हैं। यानी जम्मू कश्मीर का अलगाव लोगों की डिमांड का नतीजा नहीं था, बल्कि बंदूक की नोक पर किया गया एक जबरन कब्जा था। हालांकि फिर भारत पाकिस्तान युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की एंट्री हुई और उसके बाद मीडिएशन से आखिरकार दोनों देशों के बीच सीज फायर भी हो गया और एक लाइन खींची गई, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहते हैं। इसी लाइन ने एक रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया, जैसे किसी घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई हो, वो भी बिना घर के लोगों से पूछे। 1949 में इसी सीज फायर लाइन को कराची एग्रीमेंट के जरिए औपचारिक रूप दे दिया गया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी लड़ाइयां हुई, पर इस लाइन में कोई भी बदलाव नहीं आया। मगर भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। भारत किसी कोट अनकोट आजाद कश्मीर की सरकार को मान्यता नहीं देता है और यहाँ पाकिस्तान द्वारा कराए गए चुनाव, बनाए गए कानून सभी को भारत पूरी तरीके से अवैध मानता है। अब समझिए पीओके में शासन कैसे चलता है। दरअसल पाकिस्तान पीओके को 2 हिस्सों में बांटकर यहाँ पर सरकार चलाता है। पीओके के पहले हिस्से को पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर यानी एजेके कहता है, जिसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, और दूसरा हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का, जो आकार में तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी सीमाएं सीधे चीन और अफगानिस्तान से लगती हैं। आजाद जम्मू कश्मीर की अपनी एक विधानसभा है, अपना एक कोट अनकोट प्रधानमंत्री भी है, और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी है। आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का पूर्ण राज्य नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान भी इसे कोट अनकोट विवादित क्षेत्र ही मानता है। यानी पाकिस्तान की चालाकी देखिए, एक तरफ वो कहता है कि ये
स्वायत्त इलाका यानी ऑटोनोमस रीजन है। दूसरी तरफ हर बड़ा फैसला इस्लामाबाद से ही तय होता है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान के हालात और भी ज्यादा उलझे हुए हैं। यहाँ तो विधानसभा की स्वायत्तता ही नहीं है और यही वो इलाका है जहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक गुजरता है, जिस पर भारत लगातार अपनी आपत्ति जताता आया है, क्योंकि भारत का कहना है कि ये उसके संप्रभुता वाले इलाके से गुजर रहा है। भले ही पीओके को अपना एक अलग संविधान और विधानसभा देने का नाटक किया गया है, लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए भी इस्लामाबाद के प्रति वफादारी की शपथ लेना अनिवार्य है। बता दें कि पीओके में कुल 53 विधानसभा सीटें हैं और यहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी, वो 12 रेफ्यूजी सीटें जिनका मुद्दा आज पीओके की आग को हवा दे रहा है। दरअसल पीओके में भड़की आग की वजह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC। ये 2023 में बना एक ऐसा संगठन है जिसमें वकील, व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। वैसे तो इस संगठन की शुरुआत हुई थी बिजली के बढ़ते बिल और आटे की किल्लत के खिलाफ एक छोटे से विरोध से, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। सितंबर 2025 में इस संगठन ने अपनी डिमांड्स का 38 पॉइंट वाला चार्टर जारी किया। इसमें आर्थिक राहत, भ्रष्टाचार की जांच, बेहतर सुविधाओं जैसी मांगें शामिल थी। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि 38 में से 35 मांगें पूरी हो चुकी हैं, पर असली विवाद है बाकी बचे 3 पॉइंट्स में से एक पर, और यही वो पॉइंट है जिसे लेकर पीओके में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा में 12 सीटें ऐसी हैं जिन्हें 1947 के बाद पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जाकर बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रिजर्व किया गया है। JAAC का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्मरान इन्हीं सीटों के जरिए पीओके की लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं और डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है उसे इधर से उधर मोड़ देते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके मोहल्ले में पंचायत का इलेक्शन है और वहां पे जो वोट देने का अधिकार है वो ऐसे लोगों को मिला हुआ है जो मोहल्ले में रहते ही नहीं है। अब आपको क्या आएगा? जाहिर सी बात है, अब आपको गुस्सा आएगा। वहीं इस पूरे मामले में 5 जून 2026 की तारीख सबसे अहम है, क्योंकि इसी दिन हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ गए जब सरकार ने JAAC पर एंटी टेररिज्म लॉ के तहत बैन लगा दिया और पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसी हफ्ते पीओके की सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला सुनाया है कि 12 सीटें संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं और बिना संविधान संशोधन के इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी अदालत ने भी वही कहा जिससे जनता नाराज थी और यहीं से हिंसा भड़क जाती है। रावलकोट शहर इस पूरे आंदोलन का केंद्र बन गया। झड़पों में अब तक दर्जनों मौतें हो चुकी हैं, बाजार, स्कूल, ट्रांसपोर्ट बार बार बंद हो रहे हैं और स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि सरकार को चुनाव तक 3 अलग अलग चरणों में कराने पड़े हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ठीकरा भारत पर फोड़ते हुए कहा, कुछ लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। अब बात करते हैं कि इस पूरे वीडियो के सबसे अहम और सबसे जरूरी हिस्से की। अगर पीओके से जुड़े कोई भी सवाल एग्जाम्स में आते हैं तो आपको क्या याद रखना है, यानी किन चीजों को नोट्स में शामिल करना है। आइए 5 पॉइंट्स में इसका जवाब भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट, कानूनी स्थिति। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किए। इसके तहत पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख कानूनी रूप से भारत का अभिन्न अंग है, यानी पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरीके से अवैध है, यानी फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है। दूसरा पॉइंट है रिफ्यूजी सीट्स को लेकर खड़ा हुआ विवाद। पीओके की विधानसभा में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व हैं जो 1947 या उसके बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। वहां के स्थानीय लोग इन सीटों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये सीटें वहां की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि इस्लामाबाद का राजनीतिक दखल बढ़ाने का जरिया है। तीसरा पॉइंट है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये वहां के आम लोगों का और व्यापारियों का एक बहुत ही मजबूत संगठन है। इसी संगठन ने बिजली के भारी भरकम बिलों, टैक्स और रिफ्यूजी सीटों जैसे मुद्दे को लेकर पिछले सालों से चले आ रहे जबरदस्त आंदोलन की अगुवाई की है। फोर्थ पॉइंट है प्रशासनिक स्वायत्तता का छलावा। कहने के लिए पीओके में आजाद कश्मीर एंटरिम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1974 है, यानी उनका अपना संविधान होने का दिखावा है। लेकिन सच तो यह है कि सारा कंट्रोल पाकिस्तान की सरकार और यहाँ की सेना के हाथ में है। यही वजह है कि वहां के लोगों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ गहरी नाराजगी और अलगाव की भावना है। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट की, भारत का आधिकारिक रुख। भारत सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। भारत हमेशा से ही यह कहता आया है कि पीओके के हालात इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने दशकों तक वहां के लोगों का शोषण किया है, मानवाधिकार का हनन किया है और उनका दमन किया है। तो दोस्तों, ये थी पीओके की सुलगती हुई कहानी, जो ना सिर्फ कुछ सीटों या बिजली के बिलों को लेकर शुरू हुआ विवाद है,
बल्कि ये उस दमन के खिलाफ लोगों का गुस्सा है जिसे दशकों से पाकिस्तान दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इन आवाजों को हमेशा के लिए दबा पाएगा या आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स पे कोई नया मोड़ होगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले टॉपिक को समझने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।